नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, स्वर, व्यंजन सब कुछ ख़त्म कर दिया हमने। अब बचा है इसके बाद उच्चारण स्थान। ठीक है, तो उच्चारण स्थान सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। ठीक है, कंठ, तालु। कैसे याद रखना है इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। आप अपने शरीर की कल्पना कीजिए। अब कंठ की तरफ हाथ लगा के देखिए, कंठ, फिर उससे ऊपर क्या आता है, जस्ट ऊपर मुंह के अंदर तालु, फिर जो जीभ हमारे ऊपर टच करके देखिए वो होता है मुर्दा। तालु पीछे पीछे होता है, जो कि आप मुँह ओपन करके देखेंगे तो पीछे की तरफ एक डंडी नुमा संरचना दिखेगी, वो तालु होता है। फिर ऊपर जो तालवा हम कहते हैं, तालवा ऊपर जीभ जहाँ पे टच करती है ऊपर की तरफ, वो मुर्दा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ठीक है, तो अंदर की तरफ से चलते हैं, कंठ आता है, उसके बाद तालु आता है, उसके बाद मुर्दा आता है, उसके बाद दांत आते हैं, दांत के बाद ही तो होठ आते हैं। 5 तो ये याद हो गए। होठ के जैसे बाहर निकलते हैं तो नासिका। ठीक है, तो ये 6 तो आपको ऐसे कंटिन्यू याद हो जाएंगे। ओके, और अब एक आता है जिह्वा मूल, जो कि जीभ को हमने छोड़ दिया था, वो जिह्वा मूल हो गया। तो 7 कैसे हो गए, इनको आपको क्रम वाइज याद कर लेना। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल। लेकिन पाणिनि किसको एक और उच्चारण स्थान है जिसको पाणिनि काउंट करते हैं, जो कि वर्तमान में लौकिक व्याकरण में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं, सामान्यतः 7 होते हैं, मूल रूप से 7 होते हैं। तो पाणिनि ने क्या किया, पाणिनि ने कहा कि इन उच्चारण जो हम उच्चारण करते हैं उसका जो उच्चारण होता है वो उरस हृदय से भी होता है। तो उन्होंने हृदय को और माना है, उरस को और माना है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गए 8 उच्चारण स्थान। सामान्य तो पूछे तो 7 और पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछे तो 8। ठीक है, अब उच्चारण स्थान के लिए आपको ये सूत्र याद करने हैं। सूत्र याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना। फर्स्ट इस लाइन को, फिर इस लाइन को, इस तरीके से जो जितनी भी लाइनें हैं ये 8, 9, 10 उनको एक साथ एक पन्ने में लिख लेना है और इनको रिपीट करना है रोज़ाना। 4-5 दिन में आपको 100% कंठस्थ याद हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई इनको तुरंत याद करने लग गए, पहले इनका अर्थ भी पढ़ना है, उसके साथ अर्थ पढ़ते हुए समझते हुए उनको याद करना है। ठीक है, तो आप बार बार में पढ़ोगे तो ये 100% याद हो जाएंगे। सभी को इसी तरीके से याद होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। अकुह है ए आकार, फिर ए आकार में ए आ गए, उसके बाद क, ए क में क वर्ग आ गया। यहाँ पे कु, मैंने बोला था ना, कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू, ये कु इसके वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, क वर्ग को। ठीक है, तो ए का ए आकार, तो ए में ए आ गया, उसके बाद कु का क वर्ग। ठीक है, उसके बाद में है का है आकार में है आ गया। और विसर्ज विसर्ग, जनियानाम कंठ है, इनका उच्चारण कंठ से होता है, विसर्ग का। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ए आकार ए आ, और कु से क वर्ग, और है से है आकार से है, और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। तो आपको ये सूत्र याद होते ही आपको तुरंत ये भी याद हो जाएगा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। ठीक है, तो आपको ये सूत्र मैंने जो ट्रिक बताई है, ट्रिक नहीं है, ये एक तरीके से कंसेप्ट है जिसके माध्यम से सभी को याद होते हैं। ठीक है, तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, ए आ का वर्ग और है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था हमारे शरीर की कल्पना करके देखिए, पहले कंठ आता है, उसके बाद में क्या आता है, तालु आता है, उसके बाद में मुर्दा जहाँ पे जीभ ऊपर की तरफ टच होती है वो आता है, उसके बाद दांत होता है, दांत के बाद में होठ बाहर आते हैं, उसके बाद में नासिका, और जीवा मूल तो होता ही है, जीभ। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ये ण है, ण ये वाला, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ भी है। और जो अनुनासिक वर्ण होते हैं जो आगे की तरफ आएगा इसमें से, तो उनका उच्चारण स्थान परमानेंट रूप से नासिका होता है वैसे तो अगर ऐसे पूछ ले प्रश्न में कि ण का उच्चारण स्थान क्या है, और ऑप्शन में दे दे नासिका और कंठ है, इसके अलावा 2-3 और कुछ भी दे दे, लेकिन कंठ और नासिका आ गया तो आपको नासिका करना है। लेकिन अगर कंठ नासिका सम्मिलित रूप में दे दिया, कंठ नासिका
और फिर कंठ और फिर नासिका, ठीक है। तो आपको कंठ नासिका करना है, लेकिन अगर कंठ और नासिका अलग अलग रूप से, जैसे कि मैं लिख के बता देता हूँ आपको, तो ठीक है। अगर ऋण मतलब इस ऋण का उच्चारण स्थान क्या है और ऑप्शन दे दे ये चारों, कंठ, नासिका, दंत, ओष्ठ, तो आपको कंठ नहीं करना, नासिका सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन ये आ जाए कंठ नासिका, कंठ नासिका दंत, तो आपको कंठ नासिका करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, न कि नासिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सूत्र ईचु यसानाम तालु, मतलब इनका जो इस सूत्र से उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है। ईचु यसानाम मतलब ई से ई कार, चू से च वर्ग और स से स सलगम वाला, और य से य यकार और स से स सलगम वाला। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इस सूत्र को याद रखना है, इससे आपको याद रह जाएगा। ई इकार से ई और चू से च वर्ग और य और श, ईचु यसानाम तालु, मतलब उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रीटू रसाणाम मुर्दा, री मतलब री रिकार, री और छोटी री और बड़ी री, उसके बाद टू से ट वर्ग, ट ठ ड ढ, इसमें जो ड में कंसेप्ट लागू हुआ है, ऐसे इसमें य में होगा। य में इसका मुख्य उच्चारण स्थान होगा तालु नासिका, ठीक है। उसमें कंठ नासिका हुआ था ड में, इसमें तालु नासिका हो जाएगा, इसमें ण में मुर्दा नासिका हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप रिलेट करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे री का ट वर्ग और र और जो स षटकोण वाला है, और मतलब इन सभी का री, बड़ी री, ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा, ठीक है। ऐसे ही अब चौथा आता है ऋतु लसानाम दंता, मतलब प्रत्येक वर्ग है वो बिल्कुल क्रम से चलता जा रहा है। इसमें त वर्ग आ गया, ठीक है। वैसे भी चौथे नंबर पे ट वर्ग आता है, क च ट त प, ठीक है। तो ऋतु लसानाम दंता मतलब दंत स्थान से इनका उच्चारण होता है, ठीक है। रि का मतलब रि लकार, तू का मतलब त वर्ग, ल का मतलब ल, स का मतलब स। ये वाला स सलगम वाला तो ईचु यसानाम तालु से तालु हो जाएगा, तालु स। और स षटकोण वाला ऋतु रसानाम मुर्दा से मुर्दा स हो जाएगा, और ये स सलेट वाला क्या हो जाएगा? ऋतु लसानाम दंता से दंता स हो जाएगा। इस तरीके से ये अलग अलग तीनों स होते हैं, ठीक है। तो ऋ लकार, त वर्ग, ल, ये ल आ रहा है, और स सकार का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऋ, त वर्ग, ल और श का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया, ठीक है। इस तरीके से पांचवा आता है उपपद्मानीयानाम ओष्ठ हो, ओष्ठ स्थानी मतलब ओठ से इसका क्या होता है? उच्चारण होता है, मतलब ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। तो ऊ में ऊ उकार, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आ गए। उसके बाद पू से प वर्ग, ठीक है। उसके बाद में प वर्ग के बाद पद्मानीयानाम, पद्मानीय वर्ण होते हैं, ये आधा विसर्ग लगता है, महाप्राव चिन्ह होता है, ये महाप्राव कहते हैं आधे विसर्ग को। प और फ के आगे ये अकेला एक ही वर्ण होता है, जो कि आपको केवल याद रखना है, आपके ज़्यादा काम आने वाला नहीं है। तो ये क्या होता है? उपपद्मानीय वर्ण, ध्यान रखना। उपपद्मानीय वर्ण इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। छठा सूत्र यम गणना नाम नासिका च, मतलब य मैं ण ण ना नाम नासिका च, मतलब य मैं ण ण न का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। मैंने अभी बताया था ण का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु अकुह विसर्जनम कंठ से, अकुह विसर्जनम कंठ से क्या वर्ग आ गया? उसमें इसका ड का उच्चारण स्थान कंठ भी हो रहा है, और यहाँ से नासिका हो रहा है। तो मुख्य रूप से नासिका होगा। अगर ऑप्शन में कंठ नासिका दोनों सम्मिलित दे दें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऑप्शन में अगर कंठ नासिका ऐसे ये वाला ऑप्शन दे दे, कंठ नासिका और दंत दे दे, तो कंठ नासिका करना है, मतलब दोनों का सम्मिलित रूप हो गया ना। और अगर ये वाला ऑप्शन दे कंठ नासिका दंत ओष्ठ, तो क्या वर्ग में कंठ से भी हो रहा है, और यहाँ पे इनका मुख्य उच्चारण स्थान वैसे नासिका होता है, तो नासिका होगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। ऐसे ही इसमें मैं में कंसेप्ट लागू होता है, ये में भी ऐसे ही। तो ये में होगा ईचु यसानाम तालु, तो तालु नासिका, ठीक है। ऐसे ही ण में ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा नासिका, मूर्धा
नासिका हो गया, ठीक है, मूर्धा नासिका अर्ण का, और यहाँ का ये हो गया उच्चारण स्थान, ठीक है। और अगर मूर्धा नासिका के अलावा मतलब और इन ये दोनों मतलब ये वाला ऑप्शन ही नहीं आता तो नासिका ही करना है, न कि तालु करना है, ठीक है। चलिए तो अगले पे चलते हैं। ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु मतलब ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। कंठ तालु से कैसे होता है, जैसे कि ए प्लस ई बराबर ए होता है, और ए प्लस ए बराबर आई होता है, ठीक है। तो इसका अकुवैसर्जनम कंठ से कंठ तो इसका उच्चारण स्थान हो गया, ईचु ऐसा नाम तालु से इसका तालु उच्चारण स्थान हो गया। तो दोनों सम्मिलित होके ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है। इस तरीके से ए का उच्चारण स्थान कंठ हो गया और इसका कंठ तालु हो गया, तो योग होगा तो वही कंठ तालु इसका उच्चारण स्थान आएगा, ठीक है। तो आ गया होगा आपको समझ में कि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु कैसे हुआ, ए और ई से मिलके बना कंठ और तालु से, तो कंठ तालु, ठीक है। ऐसे ही ओ दौतो कंठोष्टम, 8वें नंबर का ओ दौतो कंठोष्टम, इसमें क्या कंसेप्ट लागू होता है, ओ दौतो कंठोष्टम मतलब कंठ ओष्ठ से ओ और औ का उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो कैसे है, ओ कैसे बनता है, ए प्लस ऊ से ओ बनता है, और ए प्लस ओ से औ बनता है, ठीक है। तो ए को वैश्रदम कंठ से अ को वैश्रदम कंठ से कंठ इसका उच्चारण स्थान हो गया, उपपदनियम उपपदमानियम ओष्ठ से ओष्ठ इसका हो गया। तो कुल मिला के सम्मिलित रूप में कंठोष्ठ इसका ओ का उच्चारण स्थान हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कंठ और इसका कंठोष्ठ, तो कुल मिला के सम्मिलित क्या हो गया, कंठोष्ठ। तो ऐसे इस तरीके से ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, ठीक है। तो ओ दव तो कंठोष्टम, इस तरीके से आपको सूत्र को याद रखना है। ये 8 और 9 जितने भी सूत्र बनते हैं उनको एक पन्ने में लिख के, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 9वां सूत्र है वकार से दंतोष्टम, मतलब वह वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ए और ई से मिलके बना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इसका उच्चारण स्थान ही दंत और ओष्ठ होता है, ठीक है, दंतोष्ठ। तो इस तरीके से सूत्र याद रखेंगे कि वकार से दंतोष्टम, तो वकार मतलब वह का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंतोष्ठ, ठीक है। तो ये हलंत के साथ लिखे जाते हैं हमेशा व्यंजन, ठीक है। तो वकार वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो गया। इस तरीके से जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, मतलब जिह्वा मूल, जो जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम मतलब जिह्वा मूल जो मतलब वर्ण होते हैं वो क और ख के आगे जब महाप्राव चिन्ह मतलब आधा विसर्ग लगा होता है तो ये जिह्वा मूल वर्ण कहलाते हैं। तो जिह्वा मूल मतलब मूल वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल से मतलब जीभ से होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये जिह्वा मूल वर्ण कहलाते हैं। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से जिह्वा मूल वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, ये वाले कहलाते हैं। अब आ गया अंतिम, नासिका अनुस्वारस्य, मतलब नाक से अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। मतलब अनुस्वार ये हो गया जो कि ए के ऊपर इस तरीके से लगता है, जैसे ए रहा तो अंग, ठीक है, ये हो गया मतलब अनुस्वार हो गया, अनुस्वार लगते ही ये अंग हो गया, और ये विसर्ग होता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो विसर्ग अ है तो ठीक है, अंग तो ये वो वाला अनुस्वार है। तो अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वारस्य मतलब अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिका। तो फर्स्ट सूत्र है अको विसर्जनम कंठ है, सेकंड सूत्र ईचु यसनम तालु, फिर ऋतु रसनम मूर्धा, फिर लितु रसनम दंता, फिर उपदुन्याम ओष्ठ है। ए दयितो कंठ तालु, ओ दवतो कंठोष्टम, ठीक है। फिर वकार से दंतोष्टम, फिर जीवा मूल्य से जीवा मूल्य, नासिका अनुस्वार से। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे अगर आप इसको एक पन्ने में लिख के रोज़ाना अगर ध्यानपूर्वक रिपीट करेंगे एक एक को समझते हुए 100%। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में शायद ये वर्ण विचार हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसमें पढ़ेंगे उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिया, मतलब अभी मुख के आधार पे, अब पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ेंगे, बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। और ये प्रयत्न और यत्न मतलब प्रयत्न से उच्चारण स्थान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।